नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 9 सितंबर 2023 की एडिटोरियल एनालिसिस और करंट अफेयर्स एनालिसिस, और चूंकि कल करंट अफेयर्स वेनी सर ने अपलोड किया था तो 8 सितंबर का एडिटोरियल एनालिसिस भी आज के इसी पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो 6 एडिटोरियल्स हैं और लगभग 4 करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स हैं। करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स इसलिए कम है दोस्तों क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में सिर्फ G20 भरा हुआ है। अगर आप देखो तो ये एक एडिटोरियल G20 का है, एक एडिटोरियल एशियान और म्यांमार को लेके है। एशियान की लीडरशिप अभी के लिए म्यांमार को नहीं दी गई है, फिलीपींस इसको लीड करेगा। फिर डिसअपीयरिंग लैंग्वेजेस को लेके एक आर्टिकल है, किस प्रकार से जो माइनॉरिटी लैंग्वेजेस कहने का मतलब है कि वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस जिनको कम लोग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइबल लैंग्वेजेस, बहुत लिमिटेड स्पीकर्स हैं, तो ये लैंग्वेजेस जल्दी वैनिश कर सकती हैं फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ। इसको लेके यहाँ पे एक आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है। फिर सियोल की क्या इंपॉर्टेंस है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में इंडिया के लिए, और कैसे सियोल के जरिए के थ्रू जापान और यूएस के साथ रिश्ते अच्छे किए जा सकते हैं, इसके बारे में एक आर्टिकल है। फिर रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी एशियान की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने गए थे, तो इंडिया एशियन कॉपरेशन को लेकर एक आर्टिकल है। चेंज द प्लेबुक, रिपैट्रिएट इंडियन चिल्ड्रन। देखिए किस प्रकार से यूरोपियन कंट्रीज में और सो कॉल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, ओवरऑल जो इंडियन पेरेंट्स जाते हैं काम करने के लिए, उनके बच्चों को वहां की चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटीज के द्वारा छीन लिया जाता है फ्रिवलस रीजन से। कि हाँ भाई, बच्चे को हॉस्पिटल में दिखाने गए तो ये बोल दिया गया कि हाँ भाई ये इंडियन पेरेंट्स बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। बच्चे स्कूल में गए तो पता चला कि माँ ने बच्चे को एक थप्पड़ मार दिया है तो वो चाइल्ड अब्यूज कर रही है। अरे इंडिया के अंदर तो माए धबड़ा मतलब खूब धरती हैं अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, गालियां भी खूब देते हैं। अब ये सब चीजें अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में जाके कर दो तो वो बोलते हैं अब्यूज कर रहे हैं, और फॉस्टर केयर को और चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को बच्चा दे दिया जाता है। इस प्रकार के इंडियन बच्चों को रिपैट्रिएट करने की जरूरत है, यहाँ पे बच्चों के भी राइट्स वैलिड हो रहे हैं। काफी अच्छा आर्टिकल है, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। एक मूवी भी आई थी इससे रिलेटेड, मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, आप चाहें तो उसको देखिएगा। फिर फॉरेन एक्सपेंस ऑफ ब्लू विद एयर सो क्लीन, ये शायद एडिटोरियल 7 सितंबर का है, तो ये मैं ऑलरेडी 7 सितंबर वाले वीडियो में बातचीत कर चुका हूं। यहां पे गलती से शायद ये पीडीएफ इंक्लूड हो गई होगी, तो ये ऑलरेडी 7 सितंबर में डिस्कस हो चुका है, इसको मैंने डिस्कस करूंगा। एक्चुअली दो तीन आर्टिकल यहाँ पे गलती से जुड़ गए हैं, ये मणिपुर वाला आर्टिकल। इसके बाद अगर आप देखो माल न्यूट्रिशन गैप बेमतारा वे, ये ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो सॉरी इसको मैंने जोड़ दिया। तो 6 एडिटोरियल्स मैंने आपके साथ यहाँ पे देखे। उसके साथ साथ दोस्तों करंट अफेयर्स में भाई आज G20 ही भरा हुआ है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑलमोस्ट रेडी शेज इंडिया G20 शेरपा। उसके बाद अगर आप देखो तो चाइनीज प्रीमियर ली कांग G20 समिट के लिए इंडिया के अंदर आ गए हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो यूक्रेन वॉर अनलाइकली है कि खत्म हो इमीडिएट फ्यूचर में, यानी एंटोनियो गुटेरेस के हिसाब से, यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के हेड हैं, सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के, उनका ये बोलना है कि भाई यूक्रेन वॉर जल्दी खत्म होने वाला नहीं। ये भी उन्होंने G20 कंटेक्स्ट में बोला है। और G20 के कंटेक्स्ट में अफ्रीकन यूनियन के चीफ का बोलना है कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में मेंबरशिप मिल जाएगी। तो भैया करंट अफेयर्स के बहुत से आर्टिकल्स और एक दो आर्टिकल्स एडिटोरियल के अंदर भी सब G20 से रिलेटेड। अब देखिए इसमें हेल्प नहीं कर सकते, रीजन बीइंग G20 इज द डोमिनेंट थीम राइट नाउ, इसलिए G20 यहाँ पे इंक्लूड होगा ही होगा। फिर कुछ और टॉपिक्स रिसेंटली अपलोड किए गए, जैसे कि जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया, ये टॉपिक रिसेंटली मेंटरशिप कोर्स में अपलोड किया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक थीम के अंदर मेरे मेंटरशिप कोर्स में अपलोड की गई है रिसेंटली। पीएम उषा स्कीम को लेके यहाँ पे एक आर्टिकल आपके लिए अपलोड किया गया है। इसके ऊपर किस प्रकार का मेंस क्वेश्चन बन सकता है और उस मेन क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या क्या लिखना है, इस रिस्पेक्ट में ये जो पर्टिकुलर पीडीएफ है और वीडियो इस टॉपिक की मेंटरशिप कोर्स में अपलोड हुई है। फिर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जीएस पेपर थी, टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, इससे रिलेटेड कैसा मेंस का क्वेश्चन बन सकता है और इस मेंस के क्वेश्चन का आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है, ये सब इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। और उसके साथ साथ क्लाउड बस्ट को लेके यहाँ पे एक आर्टिकल है, जीएस पेपर 1 इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना में, इससे रिलेटेड मेंस क्वेश्चन, इसका आंसर किस प्रकार से बन सकता है। तो ये ओवरऑल 5 टॉपिक्स पिछले 2 दिनों में ऑलरेडी मेंटरशिप कोर्स में अपलोडेड हैं, और जल्दी ही मैं लगभग 12 और इंपॉर्टेंट जीएस पेपर की जो थीम है, एथिक्स थ्रू एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मूलाज वाली जो थीम वाला जो आपके लिए टॉपिक है, उसमें भी अपलोड करूंगा, तो वो मेंटरशिप कोर्स में भी अपलोड होगा। और एथिक्स थ्रू एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मूलाज का जो मैंने अलग कोर्स लॉन्च किया है उसमें भी वो अपलोड होगा, तो आप दोनों ही जगह से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो आप चाहें तो मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, काफी मेहनत से मेंटरशिप कोर्स बनाया हुआ है। लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस पर्टिकुलर वीडियो, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर्षिद्विवेदी.com वेबसाइट पे भी जाके आप इस पर्टिकुलर वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन को iOS और एंड्रॉइड दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आर्टिकल G20 समिट बिल्डिंग कंसेंसस।
इंडिया की G20 समिट का टाइम फाइनली आ चुका है। इस पर्टिकुलर वीकेंड मतलब आज जब सैटरडे मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब G20 की समिट चल रही होगी। दुनिया भर के लीडर्स आपस में वार्तालाप कर रहे होंगे। नई दिल्ली में सब लोग यहां पे मिले हैं, अलग अलग बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में लीडर्स रुके हुए हैं। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर G20 है, समिट है, ये एक इगैलिटेरियन वर्जन है लीडरशिप ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड का। ठीक है ना, एक प्री एमिनेंट फोरम है ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। देखिए, लास्ट ईयर दिसंबर में इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंटशिप ली थी। ओके, और इंडिया को यह बात पता था कि बहुत सारी अलग अलग इवेंट्स के चलते इंडिया को इस पर्टिकुलर लीडरशिप में प्रॉब्लम आने वाली है। फिर चाहे वो कोविड-19 पैंडेमिक हो या फिर आप रशिया यूक्रेन वॉर की बात कर लो, बहुत सारे इश्यूज हैं जहां पे ये G20 समिट एक बड़ा सक्सेस भी होने वाला है, जैसे कि क्लाइमेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड पॉवर्टी एलिविएशन। अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर की बात करो तो बेसिकली ये जो रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस वाला मुद्दा, इस बात को लेकर वेस्टर्न कंट्रीज आमादा है, अपनी बात को जबरदस्ती मनवाना चाहती हैं। और रशिया साफ साफ बोल रहा है कि भैया हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं और जिस प्रकार से यूक्रेन को आर्म्ड परचेसेस, आर्म सप्लाईज दे रहा है वेस्टर्न कंट्रीज, इसको भी आप पॉइंट आउट करिए अगर आप हमारे खिलाफ क्रिटिसिज्म को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो कुल मिला के रशिया के व्लादिमीर पुतिन आ नहीं रहे, चाइना की शी जिनपिंग यहां पे आ नहीं रहे, वेस्टर्न कंट्रीज के सारे लीडर पहुंच चुके हैं, वो तो ओपनली बोल रहे हैं कि भैया हम तो यूक्रेन वॉर को क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे। तो कुल मिला के लिए इंडिया के लिए चैलेंज काफी बड़ा है। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विदोदो ने कैसे न कैसे करके, जब उनके यहां पे समिट हुई थी पिछले साल, मॉस्को और कीव में जाके बातचीत करके चीजों को सॉर्ट आउट कर दिया था। लेकिन ये सॉर्ट आउट करना इस साल इंडिया की शेरपा टीम के लिए काफी मुश्किल है। और वैसे भी इस समिट का टाइम था नवंबर में, लेकिन इस समिट को प्रीपोन करके इंडिया ने सितंबर में कंडक्ट किया है, इसलिए G20 शेरपा टीम को नेगोशिएशंस के लिए यहां पे टाइम भी कम मिला है। इस समय पे पीएम मोदी जी और इनकी टीम इस पर्टिकुलर चैलेंज को किस प्रकार से हैंडल करेंगे अभी के लिए हम बोल नहीं सकते। हाँ, अगर ओवरऑल फाइनल जनरल स्टेटमेंट के ऊपर सारी कंट्रीज ने अप्रूवल नहीं दिया और किसी ने अपनी वीटो पावर को इस्तेमाल किया तो इंडिया को एक समरी स्टेटमेंट इशू करना पड़ेगा, जो कि G20 की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि कोई भी कंसेंसस डॉक्यूमेंट पास नहीं होगा। बेसिकली यहां पे इंडिया ने इस पर्टिकुलर G20 की लीडरशिप को डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश की है। अगर आप देखो तो 200 मीटिंग्स G20 के एम्बिट के अंडर कंडक्ट करवाई गई हैं 60 इंडियन सिटीज में। काफी खर्चा किया इंडिया ने इस चीज में, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इंडिया ने लेगेसी, डेमोक्रेटाइजेशन और ओवरऑल इंडियन कल्चर के बारे में भी पूरी दुनिया को इस प्रकार से बताने की कोशिश की। और भी छोटे मोटे मुद्दे हैं जैसे ग्लोबल साउथ का डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्लोबल गवर्नेंस, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड फर्टिलाइजर सिक्योरिटी, मल्टीलेटरल रिफॉर्म, इन सब चीजों के बारे में भी यहाँ पे बातचीत की गई। अब लेट्स सी आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। 9 और 10 सितंबर, आज का दिन और कल का दिन, 11 सितंबर को चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर भाई, एशिया डिड वेल टू कॉल आउट म्यांमार जनता रिप्रेशन ऑफ डिसिडेंट्स। 11 मेंबर का जो एशियान नेशन का ये ग्रुप है, इसने फाइनली करेज दिखाया है कि म्यांमार की जो मिलिट्री रूलरशिप है इसको ये एक चैलेंज सा दें। देखिए क्या है, 5 पॉइंट कंसेंसस की बात की गई। एशियान ने म्यांमार के लीडर्स को बोला, जो नए मिलिट्री लीडर्स हैं उनको बोला कि भैया तुम यहाँ पे अपने यहाँ पे अलग अलग जो सेक्शंस है, जो तुम्हारा अपोजिशन है, उसके साथ बातचीत इनिशिएट करो। म्यांमार ने बोला कि ठीक है भाई हम बातचीत इनिशिएट करेंगे। तो पोस्ट कूप क्राइसिस को सॉर्ट आउट करने के लिए म्यांमार का जो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डिक्लाइन था ना, इसमें ओवरऑल आप कहो तो एशियान ने म्यांमार के साथ एक डील सेट की। म्यांमार ने बोला कि हाँ भाई हम पूरी तरीके से आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। लेकिन एक्चुअली में म्यांमार की जनता ने ऐसा कुछ किया नहीं। अप्रैल 2021 में म्यांमार की जनता ने, यानी मिलिट्री लीडरशिप ने प्रॉमिस किया था कि वो वायलेंस को, लड़ाई को बंद करेंगे, इंक्लूसिव पॉलिटिकल डायलॉग को शुरू करेंगे, कंसेंसस को लेके आएंगे। लगातार कंसेंसस को वायलेट कर रहा है म्यांमार, अपने किसी भी प्रॉमिस पे खरा नहीं उतर रहा है। एशियान शुरू में जो मिलिट्री जनरल्स हैं म्यांमार के, उनको नाराज नहीं करना चाहता था, उनके साथ किसी प्रकार का एक निगोशिएटेड सेटलमेंट करना चाहता था। लेकिन अब एशियान अपने स्टांस को हार्डन कर रहा है और म्यांमार को सीधे सीधे कंडेम कर रहा है। स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन किया है एक्ट्स ऑफ वायलेंस को, कहां पे, म्यांमार के अंदर। और आर्म्ड फोर्सेस को साफ साफ बोला है कि भैया आप जो टारगेटेड अटैक्स कर रहे हैं सिविलियन के ऊपर, इसको बंद करिए। सबसे खास बात दोस्तों ये है कि चूंकि म्यांमार खुद एशियान का मेंबर है, तो म्यांमार को एशियान का बनना था चेयरमैन। यहां पे एशियान ने म्यांमार को चेयरमैन बनने से मना कर दिया है। और अब अगर आप देखो तो फिलीपींस म्यांमार की बजाय चेयरमैन बनेगा। एशियान के अंदर चेयरमैन अल्फाबेटिकली बनते हैं, तो नंबर यहां पे म्यांमार का था, लेकिन म्यांमार स्किप करके अब फिलीपींस बनेगा चेयरमैन। तो अब म्यांमार को बहुत लंबे समय तक चेयरमैनशिप का इंतजार करना पड़ेगा एशियान ग्रुप की। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर लंबे समय तक ये मिलिट्री कूप चलता रहा और म्यांमार के जनरल्स अत्याचार करते रहे, तो हो सकता है, एक छोटी पॉसिबिलिटी ये भी है कि एशियान ग्रुपिंग से म्यांमार को निकाल दिया जाए।
उसके साथ साथ आप देखो तो म्यांमार की मिलिट्री जनता के अगेंस्ट पॉलिटिकल जो अपोजिशन है वो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का है, और इस नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की अपनी एक मिलिट्री विंग है जिसने एथनिक सेपरेटिस्ट ग्रुप के साथ मिलकर जनता को एक बड़ा चैलेंज दिया है। बहुत सारे पॉपुलेशन सेंटर्स को भले ही मिलिट्री जनता कंट्रोल करती है, लेकिन बहुत सारे आप कह लो जो फार आउटविंग ऑफ म्यांमार में आउट जो स्कर्ट्स एरिया है म्यांमार के, वहां पे इस नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की जो मिलिट्री विंग्स है और उनके जो एथनिक आप कह लो सेपरेटिस्ट सपोर्टर्स हैं, उन्होंने अपना कंट्रोल स्थापित करके रखा है। अब ओवरऑल चूंकि जो म्यांमार की जनता है वो भी बहुत हद तक अपोजिशन को कई जगहों पे सपोर्ट करती है, तो म्यांमार की जनता ने बहुत सारे वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं। एक रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस के इन्वेस्टिगेटर्स की जिसने ये बोला है कि म्यांमार की मिलिट्री रिजीम ने वॉर क्राइम्स को कमिट किया है, मास एग्जीक्यूशंस किए, सेक्सुअल वायलेंस किया है। 2 साल के इस कॉन्फ्लिक्ट में 18 मिलियन लोग, 1 करोड़ 80 लाख लोगों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जरूरत है। 20 लाख लोग यहां पे डिस्प्लेस हो चुके हैं। मिलिट्री ने हजारों की तादाद में इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स किए हैं रेबल्स और सिविलियंस के ऊपर, डिस्प्रोपोर्शनेट यूज हुआ है वायलेंस का, और रिजीम ने सिर्फ वायलेंस का प्रयोग किया है अपोजिशन को स्टिफल करने के लिए, और अनरिलेंटिंग वायलेंस है, लोगों को मारा है, सेक्सुअल क्राइम्स किए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आगे आने वाले समय में एशियान ग्रुपिंग के अंदर म्यांमार की जो इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। हालांकि म्यांमार को जो पीछे से सपोर्ट मिल रहा है चाइना और रशिया से, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे प्ले करता है। पूरी दुनिया इस समय पे गुटों में बटी हुई है, और इस गुट में आपको पता है कि चाइना और रशिया बड़े पार्टनर्स है, और चाइना रशिया बहुत हद तक डिक्टेटर सेटअप में काम करते हैं, और म्यांमार के अंदर भी इस समय पे डिक्टेटर सेटअप है। तो आइडियोलॉजिकल और आप कह लो इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे भी चाइना, रशिया और म्यांमार का जो सामंजस्य सिंक्रोनाइजेशन है वो बैठ पा रहा है। तो आगे आने वाले समय में म्यांमार के अंदर रेजीम का बिहेवियर कितना रिस्पॉन्सिबल होने वाला, कितनी वो डेमोक्रेसी लाने वाले, देखिए ऑंग सैंग सी की सरकार को वो रीइंस्टोर करेंगे नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को, इस बात के चांसेस तो देखिए बहुत ज्यादा कम है। लेट्स सी क्या होने वाला है। एशियान के अंदर हालात, सॉरी म्यांमार के अंदर हालात बहुत ज्यादा ही खराब है। ठीक है, अब एशियान से रिलेटेड एक और आर्टिकल है, पहले मैं उसको डिस्कस कर लेता हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ठीक है ना, Whistle Stop Summit sojourn to the Indonesian capital of Jakarta early this year was primarily aimed at deepening India's engagement with the economically significant grouping of 10 Southeast Asian nations. एशियान की जो समिट हो रही थी जकार्ता इंडोनेशिया में, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विसल स्टॉप समिट की। मतलब आप कह लो कि बहुत कम समय में बहुत सारी जगहों को ट्रेवल करना, मतलब बेसिकली बहुत ही कम, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यहां पे जकार्ता में प्रधानमंत्री मोदी जी गए। तो आप बोलोगे आप इतने कम समय के लिए क्यों गए, तो इसलिए गए क्योंकि इंडिया एशियान की इस पर्टिकुलर रीजनल ग्रुपिंग की इंपॉर्टेंस को समझता है। देखिए इंडिया G20 समिट को होल्ड कर रहा है नई दिल्ली में, ठीक है ना। करंट होल्डर G20 का कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, इंडिया। और ऑब्वियस ही बात है यहां पे G20 की समिट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें अपने रीजनल पार्टनर्स के साथ एंगेजमेंट करना जरूरी है। इसलिए जो एनुअल एशियन इंडिया समिट थी ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट थी सीमेंट करने के लिए ट्रेडिशनल ट्राइज को नेबरिंग एशियन इकोनॉमीज के साथ। आज की डेट में हाइटेंड ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी चल रही है, ठीक है। तो इस रिस्पेक्ट में इंडिया एशियान के साथ कंस्ट्रक्टिवली इंगेज करता है तो वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव फैक्टर होगा, ठीक है ना। ट्रेड फैसिलिटेशन बॉडी UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ने 21 जून की ग्लोबल ट्रेड अपडेट में जो आउटलुक दिया ग्लोबल ट्रेड का इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2023, उसको पैसिमिस्टिक बताया, क्योंकि बहुत सारे यहां पे नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरकास्ट को डाउनग्रेड कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को बढ़ा हुआ दिखा रहे हैं, फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि भाई जियोपॉलिटिकल टेंशंस डोमिनेट कर रही हैं। अब इस पर्टिकुलर बैकड्रॉप में जो ज्वाइंट लीडर्स स्टेटमेंट आया स्ट्रेंथनिंग फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन रिस्पॉन्स टू क्राइसिस को लेके एशियन इंडिया समिट में, ये अंडरस्कोर करता है शेयर्ड वल्नरेबिलिटी को इन द रीजन। देखिए क्या है, ऑन गोइंग हाइटेंड ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि यूक्रेन वॉर के चलते एक्सकर्बेट हो गई। क्लाइमेट चेंज, नेशनल पॉलिसी रिस्पॉन्सेस टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, ये सब कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। इंडिया ने रिसेंटली कुछ कर्व्स लगाए हैं एक्सपोर्ट ऑफ राइस को लेकर, जिसके चलते हमें अलार्म देखने को मिला है। जो प्राइसेस है रीजनल स्टेपल के, वो 15 ईयर हाई पे पहुंच गए। जो ऑनसेट है एल नीनो का, दिस इज बेसिकली एसोसिएटेड विद डिसरप्टिव वेदर पैटर्न्स, ओके। और एशियन लीडर्स जस्टिफिएबली यहां पे परेशान है। तो इंडिया एशियन यहां पे एक दूसरे के साथ इंगेज करके आगे आने वाले समय में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड इंगेजमेंट कर सकते हैं, पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर को और स्टेबल बना सकते हैं। ओवरऑल दोनों ही कंट्रीज इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, दोनों ही ग्रुपिंग, क्योंकि एक तरफ इंडिया है दूसरी तरफ एशियन, तो एशियन ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, 10 कंट्रीज है। तो भैया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में ओवरऑल यूएस के रिस्पेक्ट में भी इंडिया और एशियन इन दोनों का इंगेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।
और इंडिया ने ओपनली दबे शब्दों में एशियान में यह बोल दिया है कि चाइना ओपनली मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है साउथ चाइना सी में। तो अगर एशियान को एक्चुअली में पार्टनरशिप करनी है तो इंडिया एक ज्यादा रिलायबल पार्टनर है, क्योंकि इंडिया के कोई भी टेरिटोरियल एम्बिशंस नहीं है। चाइना के डेफिनेटली यहां पे टेरिटोरियल एम्बिशंस है, साउथ चाइना सी के अंदर बहुत सारी कंट्रीज की जमीन को चाइना हड़पना चाहता है। इंडिया का इस प्रकार का कोई भी यहां पे ऑब्जेक्टिव नहीं है, एम्बिशन नहीं है। ये बात ओपनली इंडिया ने एशियान को बोली है, और लॉन्ग टर्म में इंडिया की इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। एशियान का इंडिया के साथ इंगेजमेंट डेफिनेटली काम का है। एक चीज को पॉइंट आउट है, देखिए इंडिया एशियान का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, इस बात को लेके इंडिया एशियान के साथ बातचीत कर रहा है। एक्चुअली में इंडिया के कुछ कंसर्न्स है। होता क्या है दोस्तों कि एशियन कंट्रीज से जो भी इंडिया के अंदर इंपोर्ट्स आते हैं वो जीरो ड्यूटी पे आते हैं, या फिर एक कह लो रिड्यूस्ड इंपोर्ट ड्यूटी पे आते हैं, क्योंकि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। कई बार क्या होता है कि चाइना के कुछ मेलोवेलेंट एक्सपोर्टर्स अपने सामान को एशियन रीजन में एक्सपोर्ट करते हैं, मान लो वियतनाम में एक्सपोर्ट किया, और फिर वहां से वो सामान एशियन रीजन का ओरिजिन दिखा के इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो जाता है। तो टेक्निकली चाइना से आने वाला गुड एशियन के थ्रू रूट होके इंडिया के अंदर आता है ड्यूटी प्रोटेक्शन के लिए। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को लेके एक सॉल्यूशन इंडिया के लिए इंडिया ढूंढने की कोशिश कर रहा है एशियन के साथ इंगेजमेंट करके। तो यहां पे इंडिया एशियन के साथ बातचीत करके ये चाइना से जो गुड्स जो कि पूरे इंपोर्ट ड्यूटी के साथ इंडिया के अंदर आते हैं, वो जो एशियन के थ्रू रूट होके आ रहे हैं, उस पर्टिकुलर चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए एक वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट है, एशियन रीजन से इंडिया में एक्सपोर्ट ज्यादा आ रहा है, लेकिन इंपोर्ट सॉरी इंडिया का एक्सपोर्ट एशियन में कम जा रहा है। तो ये जो एशियन की 10 कंट्रीज हैं, इससे इंडिया बड़े क्वांटम में इंपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया बड़े क्वांटम में इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। उसकी बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि जो चाइना के एक्सपोर्ट्स हैं वो एशियन के थ्रू एशियन ओरिजिन दिखा के इंडिया के अंदर एंट्री मार रहा है, और इस चीज को इंडिया निगोशिएशंस के थ्रू रोकने की कोशिश कर रहा है। और ये निगोशिएशंस और एफटीए ट्रेड पैक्ट का जो रिव्यू है वो 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। इंडिया क्लोजली इंगेज कर रहा है एशियन कंट्रीज के साथ एज अ ट्रेड हेज अगेंस्ट स्लो डाउन मेनली इन वेस्टर्न मार्केट्स, और ऑल वेदर वलाई एशियन और इंडिया एक दूसरे का बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, फिर आ जाते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल पहले डिस्कस करते हैं, फाइंड सियोल इन इंडिया पैसिफिक। क्योंकि अब इंडिया पैसिफिक की बात हो रही तो मैं थोड़ा कंटेक्चुअली एक ऑर्डर में चलने की कोशिश करूं। यहां पे बात हो रही हिस्टोरिकल कैंप समिट की, जो कि अगस्त में हुआ। जो कैंप समिट हुआ अगस्त में, उसमें कौन कौन सी कंट्री के लीडर्स थे? यूनाइटेड स्टेट्स के, जापान के और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मतलब साउथ कोरिया की यहां पे बात हो रही। तब आप बोलोगे सर यूएस, जापान, साउथ कोरिया, तो इंडिया का यहां पे क्या रोल है? देखिए रोल हो जाता है यहां पे। ये तीन कंट्रीज कैंप डेविड समिट में अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने की बात कर रही है, ट्रेडिशनल अलाइज बनने की कोशिश कर रही है, और यूएस यहां पे जो भी डिसेंशन है जापान और साउथ कोरिया के बीच में उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए पास्ट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे जापान ने दुनिया भर में तरखाट मचाया था, साउथ कोरिया में भी बवाल मचाया था। तो कुछ ना कुछ आप कह लो पास्ट डिसेंशंस हैं, पास्ट एनिमोसिटीज हैं जापान और साउथ कोरिया के बीच में। लेकिन जापान और साउथ कोरिया का आपस में इंगेज करना जरूरी है अगर उनको चाइना चैलेंज को डील करना है। तो बेसिकली यहां पे ओवरऑल कैंप डेविड समिट में यूएस, साउथ कोरिया और जापान ने बैठ के बातचीत की। अब क्या है कि इंडिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी साउथ कोरिया का 50th ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन आ रहा है। तो ये जो कैंप डेविड समिट है ना, ये एक नई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को दिखाता है सियोल के अंदर। बेसिकली एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जिससे न्यू दिल्ली साउथ कोरिया के साथ अपने रिश्तों को सुधार सकता है और इंप्रूव कर सकता है, और ओवरऑल इंडिया की जो इंडो पैसिफिक आप कह लो स्ट्रेटजी है, तो उसमें साउथ कोरिया एक इंप्रूव्ड रोल प्ले कर सकता है, खासकर तब जब ओवरऑल क्वाड की दो कंट्रीज जापान और यूएस को सामंजस्य में मिला के देखा जाए, चूंकि जापान और यूएस कैंप डेविड समिट में ऑलरेडी साउथ कोरिया के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो बेसिकली जापान यूएस के साथ मिलकर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पोटेंशियल है इमर्ज एज अ की पीस इन इंडिया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा कि हो सकता है फ्यूचर में एक ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाए कि साउथ कोरिया यहां पे ज्वाइन कर ले क्वाड को। ठीक है भाई, अब देखिए एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को मिला। साउथ कोरिया, जापान, यूएस की जो ट्राइलेटरल मीटिंग हुई थी कैंप डेविड में, यहां पे सियोल और टोक्यो के रिलेशंस के बीच में कुछ रिपेयर हुए हैं। एक पॉजिटिव बायलेटरल डेवलपमेंट है, ठीक है ना भाई। और इस पॉजिटिव बायलेटरल डेवलपमेंट के चलते यहां पे साउथ कोरिया, जापान और यूएस के रिलेशनशिप को और ग्रुपिंग को इसके साथ इंगेज किया जाएगा ऑकस के साथ, जो कि यूएस, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप है। क्वाड के साथ इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस का ग्रुप है। चिप 4 अलायंस के साथ, जिसमें यूएस, जापान, ताइवान और साउथ कोरिया चारों है। तो आप समझ रहे हो ये जो चिप 4 अलायंस है, भले ही इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बट साउथ कोरिया, जापान और यूएस के साथ इंगेज करके लॉन्ग टर्म में हम अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को भी सुधार सकते हैं।
प्लस यहां पे जो कैंप डेविड समिट है इसके अंदर ये भी पोटेंशियल है कि ये साउथ कोरिया को एक नया स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दे सकता है इंडो पैसिफिक में, क्योंकि यहां पे टोक्यो के साथ रिश्ते सुधरेंगे। तो जो अमेरिकन व्यू है चाइना के ऊपर कि चाइना एक थ्रेट है ग्लोबल इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक ऑर्डर को, इसके साथ साउथ कोरिया अपने आप को सेटअप करेगा। क्योंकि देखिए जो ट्रेडिशनल अप्रोच रही है सियोल की साउथ कोरिया की, वो ये है कि ये चाइना को किसी भी कॉस्ट पे नाराज नहीं करेंगे। साउथ कोरिया के जो 20% एक्सपोर्ट्स हैं वो चाइना में जाते हैं। अब चाइना यहां पे कितनी भी गलती करे, चाइना अपनी इकोनॉमिक ताकत के दम पे अपनी सारी गलतियों को छुपाना चाहता है, और साउथ कोरिया तो बिल्कुल चाइना के बगल में, तो नेचुरली यहां पे साउथ कोरिया चाइना को नाराज नहीं करना चाहेगा। तो इस रिस्पेक्ट में ट्रेड के बेसिस पे साउथ कोरिया चाइना के अगेंस्ट पहले ज्यादा कुछ बोलता नहीं था, लेकिन आज की डेट में दोस्तों ओपनली बोलना शुरू कर दिया है रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने। रिपब्लिक ऑफ कोरिया का यह बोलना है कि भाई जियोपॉलिटिकली चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस है, चाइनीज मिलिट्री प्रेजेंस है रीजन में, तो बेसिकली मिलिट्री प्रेजेंस रीजन में साउथ कोरिया के लिए लॉन्ग टर्म में खतरनाक हो सकती है, कंसीडरिंग द क्लोज प्रॉक्सिमिटली आइडियोलॉजिकली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हैज विद नॉर्थ कोरिया। तो इस रिस्पेक्ट में ट्रेड रिलेशंस के चलते साउथ कोरिया चाइना के किसी भी एक्शन के अगेंस्ट कुछ ना बोले, मिलिट्री प्रेशर के अगेंस्ट कुछ ना बोले, ये बिल्कुल गलत होगा। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि साउथ कोरिया ने इंटरेस्ट दिखाया है क्वाड ज्वाइन करने में, तो कल की डेट में अगर क्वाड ज्वाइन कर लेता है साउथ कोरिया तो अपने आप में एक बहुत स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग बन जाएगी, इंडिया का एंगेजमेंट साउथ कोरिया के साथ बढ़ जाएगा। वो अलग बात है कि साउथ कोरिया और टोक्यो के बीच में कुछ डिटेंशन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते, उनको यहां पे यूएस निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है और सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो आज की डेट पे एक नया फॉरेन पॉलिसी इंथुजियाज्म सियोल साउथ कोरिया में देखने को मिल रहा है। प्रेसिडेंट यून सुक योल ने डिक्लेयर किया कि जो इनका मेन गोल है इनकी फॉरेन पॉलिसी का, वो ये है कि ये साउथ कोरिया को एक ग्लोबल पाइवोटल स्टेट बनाएंगे। इनकी कंट्री का जो इंगेजमेंट है यूएस और जापान के साथ वो बढ़ेगा, यूक्रेन को ये लोग सपोर्ट देंगे और चाइना चैलेंज को ये लोग टैकल करेंगे। ओवरऑल इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में जो यूएस के विजन है ना, उसके साथ इनका विजन भी अलाइन हो जाएगा पूरे के पूरे ग्रुप का। और ये जो जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट होगा वो इंडिया और साउथ कोरिया को एक मौका देगा कि ये अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अपने 50th ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में एक स्टेप आगे लेके आए। देखिए रिपब्लिक ऑफ कोरिया एक नेचुरल पार्टनर बन सकता है इंडिया का इंडो पैसिफिक में। क्यों? क्योंकि रिपब्लिक ऑफ कोरिया की जो लोकेशन है इंडो पैसिफिक में वो बहुत ज्यादा पाइवोटल है, बिल्कुल चाइना के बगल में, और उसके साथ साथ रिपब्लिक ऑफ कोरिया एक यूएस का अलाई है। तो एक लाइक माइंडेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में बिल्कुल चाइना के प्रॉक्सिमिटी में इंडिया को मिल जाएगा। ठीक है, फिर साउथ कोरिया इंडिया दोनों के लिए जो चाइना का राइज और उसकी जो यूनिलैटरल अटेम्प्ट है एशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को बदलने का, ये कंसर्न है। ये बेसिकली इंडिया की और साउथ कोरिया दोनों की सिक्योरिटी को एक खतरा पहुंचाता है, कम से कम एक खतरा पोज तो करता ही है। इसलिए चाइना थ्रेट यहां पे एग्जिस्ट करता है और इस बात को रिकॉग्नाइज करना यहां पे जरूरी है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। फिर इंडिया के लिए जो सियोल है वो एक इंपॉर्टेंट रीजनल पार्टनर भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया यूएस के पास है, अब इंडिया सियोल के पास है। सियोल ऑब्वियस सी बात है यहां पे एक इकोनॉमिकली एडवांस्ड और डेवलप्ड कंट्री है। इकोनॉमिकली एडवांस्ड और डेवलप्ड कंट्रीज के पास बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि इंडिया जैसी डेवलप्ड कंट्रीज की मदद कर सकती है, जिसमें से डिफेंस और न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इन दो चीजों के बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात की गई। बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंगेज कर सकते हैं, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पे यहां पे बातचीत चल भी रही है। अब यहां पे जैसा कि मैंने बताया डिफेंस और न्यूक्लियर, इसके बारे में बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले बात ये बोला जा रहा है कि इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में जो इंगेजमेंट है ना, इसको 2+2 फॉर्मेट डायलॉग में कन्वर्ट करने की जरूरत है। इंडिया 2+2 मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर इंगेज करते हैं किसके साथ? इंडिया के यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया के साथ। कुछ इस प्रकार की पार्टनरशिप यहां पे साउथ कोरिया के साथ भी हो जाए तो मजा आ जाए। और हो सकता है इस बात को लेके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के साथ बातचीत करें, चूंकि वो G20 में आए हुए हैं, और हो सकता है आगे आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी साउथ कोरिया जाएं और मिस्टर यून इंडिया आए। तो इस प्रकार से साउथ कोरिया और इंडिया के बायलेटरल इंगेजमेंट को बढ़ाया जा सकता है, और हो सकता है आगे आने वाले समय में एक साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बनाया जाए, ICET नाम का ग्रुप बनाया जाए, जो कि इंडिया और यूएस ने अभी बायलेटरल बेसिस पे बना रखा है। समझ गए बात? फिर इंडिया की जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, इसको भी यूटिलाइज करना है। जो K9 वज्र 155 mm सेल्फ प्रोपल्ड हॉविट्जर है, जिसको L&T द्वारा बनाया गया है, और इसकी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई साउथ कोरिया के हॉनहॉर डिफेंस के द्वारा। तो ये बस एक एग्जांपल है, इस प्रकार के और भी बहुत से डिफेंस इंगेजमेंट इंडिया साउथ कोरिया के बीच में हो सकते हैं। जैसे साउथ कोरिया बिल्ट K2 ब्लैक पैंथर टैंक्स, ये इंडिया के अंदर को प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, इंडियन आर्मी भी इनको इस्तेमाल कर सकती है, और ये टैंक बनने के बाद दुनिया में एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं, जो भी निगोशिएशंस होंगे उनके हिसाब से। फिर कोरियन बिल्ट सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स, भाई कोरिया के अंदर जो सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको इंडिया के अंदर इंस्टॉल किया जा सकता है। भले ही इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील साइन हो गई,
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के एग्रीमेंट को इंडिया मान रहा है अभी के लिए। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप ने वेवर दे दिया है इंडिया को, उसके बावजूद भी इंडिया अपने यहाँ पे सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स एक लिमिट से ज्यादा नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि दुनिया भर के जो भी सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लायबिलिटी को लेकर इंडिया की सरकार से बोलते हैं कि भाई आप अपने लॉस को रिलैक्स करो। इंडिया की सरकार का साफ साफ स्टैंड है कि जो भी सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स के मैन्युफैक्चरर होंगे जो कि इंडिया के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे, कल की डेट में अगर उस न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई एक्सीडेंट होता है तो हर्जाना वो मैन्युफैक्चरर्स भरेंगे। ये मैन्युफैक्चरर्स बोल रहे हैं कि हम हर्जाना नहीं भरेंगे। तो इस चीज को, इस पर्टिकुलर मुद्दे को अगर सॉर्ट आउट कर लिया जाए तो कल की डेट में ये जो चीप साउथ कोरिया के बनाए हुए न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो इंडिया के अंदर लगाए जा सकते हैं। साउथ कोरिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑलरेडी यूएई, सऊदी अरेबिया और यूरोपियन स्टेट्स में काम कर रहे हैं, बिजली पैदा कर रहे हैं। अगर ये कोरियन बिल्ड रिएक्टर्स इंडिया के अंदर लगाए जाएं तो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है जो कि इन्वायरमेंटली उतनी डैमेजिंग नहीं है, इसके थ्रू इंडिया के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सकता है। तो यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आरओके मिलके यूनिकली प्लेस होके इंडिया की मदद कर सकते हैं इंडो पैसिफिक में इंडिया के इंटरेस्ट को एडवांस करने के लिए। ठीक है, फिर आगे डिसअपीयरिंग लैंग्वेजेस, वैनिशिंग वॉइसेस, ये क्या है? अब यहां पे बेसिकली लैंग्वेजेस की बात की जा रही है, डिसअपीयरिंग लैंग्वेजेस की। साइंस एंड कल्चर जो जनरल है उसके राइटर, ऑथर और फॉर्मर एडिटर इन चीफ हैं सुप्रकाश चंद्रवाय साहब, जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। इनका यह बोलना है कि अगर आप देखो तो क्या इंडिया के अंदर कॉमन लैंग्वेज की तरह काम करती है इंग्लिश? जी हाँ, बिल्कुल काम करती है। इंडिया के अंदर जो मल्टीलिंगुअल इंडियंस हैं वो एक दूसरे में बात करते हैं इंग्लिश में। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया में अगर इंडियन रहता है तो अमूमन वो इंग्लिश बोल रहा, ओ सॉरी हिंदी बोल रहा है, उसकी मदर टंग हिंदी होगी। राजस्थान में हो, अगर आप यूपी में हो, बिहार में हो, गुजरात में हो, गुजरात में हल्की फुल्की गुजराती होती जो कि हिंदी का एक ऑफशीट है। और अगर आप साउथ इंडिया में चले जाते हो तो साउथ इंडिया में अगर आंध्र प्रदेश में तो तेलुगु बोल रहे होंगे, चेन्नई में हो तो तमिल बोल रहे होंगे, केरला में हो तो मलयालम बोल रहे होंगे। तो भाषाएं भाई आपकी अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो अब ओवरऑल अगर एक तमिल बोलने वाला इंडिविजुअल एक हिंदी बोलने वाले इंडिविजुअल से बात करेगा तो ऑब्वियस ही बात है, अगर तमिल बोलने वाले को हिंदी नहीं आती और हिंदी बोलने वाले को ऑब्वियस ही बात है तमिल नहीं आती, तो दोनों एक दूसरे के साथ अंग्रेजी में इंगेज करेंगे। इंग्लिश यहां पे एक कॉमन थ्रेड की तरह काम करता है। तो इंडिया के अंदर डेफिनेटली इंग्लिश एक कॉमन मोड ऑफ कम्युनिकेशन की तरह काम करता है और बेसिकली ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन को प्रमोट करता है। इंडिया में जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं उनको एक यूनाइटेड ह्यूमन फोर्स बनने की तरफ लेके जाता है। यहां पे फिर एग्जांपल दिया जा रहा है बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द टावर ऑफ बेबल को। इसके चैप्टर 11 में बुक ऑफ द जेनेसिस में यह बताया गया कि जो नोआ के डिसेंडेंट्स थे ग्रेट फ्लड के बाद, वो सारे डिसेंडेंट्स एक कॉमन लैंग्वेज बोलते थे और फिर वो ईस्ट गए और शिनार नाम के शहर में सेटल डाउन हो गए और उनके बीच में काफी मित्रता थी और उन्होंने एक सिटी बनाई और एक टावर बनाना शुरू किया जो कि हेवन तक पहुंच सके। ये उनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ को डिस्प्ले करता था। लेकिन जब ये कलेक्टिव स्ट्रेंथ ओवरऑल एक लिमिट से ज्यादा ताकतवर होने लगी तो याहवे जो कि हिब्रू बाइबल के गॉड थे वो अलार्म हो गए और अनॉयड हो गए और उन्होंने ओवरऑल ये जो कलेक्टिव ग्रुप में एक भाषा बोलने वाले लोग थे उनको कई सारे छोटे छोटे ग्रुपों में तोड़ दिया और वो अलग अलग ग्रुप अलग अलग भाषा बोलते हैं। इससे कंफ्यूजन हुआ कम्युनिकेशन में, अंडरस्टैंडिंग में, और जो कलेक्टिव कॉन्शियस के साथ एक बड़ा टावर बनाने वाला प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया। तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि भाषा लोगों को यूनाइट करती है, कंसोलिडेट करती है, एक बड़ा फोर्स बनाती है। तो ब्रिटिशर्स में कुछ बड़े ब्रिटिशर्स का यह भी बोलना है कि इंडिया के अंदर जो ज्यादातर इंडियंस रहते थे उनको इंग्लिश टीच करके अंग्रेजों ने कर दी गलती, क्योंकि इंडिया के अंदर अलग अलग रीजन में रहने वाले लोग अगर अलग अलग भाषा बोलते रहते तो कभी आपस में एक दूसरे के साथ इंगेज नहीं कर पाते। उन्होंने अंग्रेजों की एक अकेली अंग्रेजी भाषा सीखी, उन्होंने उसके बेसिस में आपस में एक दूसरे के साथ इंगेज करना शुरू कर दिया और इतने पावरफुल हो गए कि एक समय पे ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंका। तो बेसिकली भाषा एक बड़े कंसोलिडेटिव फोर्स की तरह काम करती है। अभी इस स्टोरी कितनी सच है कितनी गलत है उसके बारे में तुम यहां बात नहीं करेंगे, लेकिन यह जरूर बोला जा रहा है कि लैंग्वेज इज द व्हीकल टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड इमोशन। इंडिया के अंदर 7000 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है ना भाई, एज अ मदर टंग। अलग अलग अगर आप देखो तो भाई इनफैक्ट ओवरऑल 7 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं एज मदर टंग अक्रॉस द वर्ल्ड। अब यहां पे एक मैथमेटिकल मॉडल प्लेस किया गया इकोनॉमिक जर्नल के द्वारा जो कि फोरकास्ट करता है कि 40% दुनिया की जो लैंग्वेजेस हैं वो अगले 100 सालों में एक्सटिंक्ट हो जाएगी, जिनके प्रेजेंटली जो स्पीकर्स हैं वो 35,000 से कम है। ये बात यहां पे बोली जा रही है। अगर आप देखो तो दुनिया की आबादी के आधा से ज्यादा लोगों की जो मदर टंग है वो 10 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस हैं पूरी दुनिया की, जिसमें आपकी मैंडरिन आती है, अंग्रेजी आती है,
आपकी हिंदी आती है, उर्दू आती है। तो बेसिकली दुनिया के आधे से ज्यादा लोगों की मदर टंग केवल 10 बड़ी लैंग्वेजेस हैं दुनिया भर की। और इंग्लिश ऑब्वियस सी बात है पूरी दुनिया की मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है। तो डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये जो डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज है वो खत्म हो रही है। इसके खत्म होने की एक और वजह है माइग्रेशन। माइग्रेशन होता है लोगों का, और लोग एक इलाके से दूसरे इलाके में जाके सेटअप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए पाकिस्तान से या इंडिया से कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल चाइना में जाके सेटल करता है, माइग्रेट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको चाइना में मैंड्रिन सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंड्रिन वहां की डोमिनेंट लैंग्वेज है। फिर वो पाकिस्तान वाला उर्दू में या फिर इंडिया वाला हिंदी में काम नहीं चला सकता। इनफैक्ट चाइना के अंदर तो अंग्रेजी में भी काम नहीं चलेगा, आपको वहां की भाषा मैंड्रिन सीखनी ही पड़ेगी। तो इससे होगा क्या कि ओवरऑल मान लीजिए आज की डेट में एक बाहर का इंडिविजुअल जाके चाइना में सेटल होता है, तो उसकी अगली जनरेशन को अपनी मदर टंग का बहुत बेसिक नॉलेज होगा। जो अभी जाके सेटल हुआ वो मैंड्रिन भी सीखेगा, उसको अपनी मदर टंग भी आती है। उसका जो डिसेंडेंट होगा वो मैंड्रिन तो सीख लेगा, लेकिन मदर टंग थोड़ी हल्की हल्की, और उसका जो अगला डिसेंडेंट होगा उसको सिर्फ मैंड्रिन आती होगी, अपनी मदर टंग वो पूरी तरीके से भूल चुका होगा। तो ओवर द जनरेशंस अगर आप अपनी मदर टंग को कोशिश नहीं करते अपने आप में एसिमिलेट करने की, और किसी ऐसे कंटेक्चुअल एनवायरनमेंट में जाके सेटल्ड हो जहां पे उस मदर टंग का कोई रेलेवेंसी नहीं है, तो धीरे धीरे करके आप भूल जाओगे अपनी ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की भाषा को। अगर आप देखो, इंडिया एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाके टिके हैं। इंग्लिश आज की डेट में इंडिया में 34 करोड़ नेटिव इंडियंस बोलते हैं, ठीक है ना भाई। और 120 करोड़ लोग इंडिया के अंदर टूटी फूटी अंग्रेजी तो बोल ही लेते हैं एज अ सेकेंड लैंग्वेज स्पीकर। जिसको तमिल आती है उसको थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो आती होगी, भले टूटी फूटी आती होगी, लेकिन उसका जो सेकेंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो अंग्रेजी होगा। तो बेसिकली इस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो धीरे धीरे अगर आप देखो दोस्तों, तो हिंदी भाषा का क्या होगा आगे आने वाले समय में, क्योंकि इंडिया से जो लोग माइग्रेट होकर बाहर के देशों में जा रहे हैं उनकी अगली जनरेशन, उनसे अगली जनरेशन, उनसे अगली जनरेशन, हो सकता है उनको हिंदी ना आती हो बट अंग्रेजी जबरदस्त आती होगी। तो आज की डेट में हिंदी के अगर आप देखो 58.6 करोड़ स्पीकर्स हैं पूरी दुनिया भर में, तो क्या कभी ये अंग्रेजी के लेवल पे पहुंच पाएगी? बहुत मुश्किल है इसका अंग्रेजी के लेवल पे पहुंचना। समझ गए? फिर यहां पे बात की जा रही है इंडेक्स ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था टू क्वांटिटेटिवली अंडरस्टैंड द ट्रेंड ओवर द पास्ट 30 इयर्स इन द नंबर ऑफ मदर टंग स्पीकर्स ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज। दुनिया भर के वर्ल्ड लैंग्वेजेस की जो मदर टंग स्पीकर्स हैं उनके नंबर्स में क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, इसको डिफाइन करने के लिए लिंग्विस्टिक ये इंडेक्स ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी निकाला गया। इसको लैंग्वेज डाइवर्सिटी इंडेक्स भी बोलते हैं। उसमें क्या है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह से आप दो लोगों को सिलेक्ट करो, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनकी मदर टंग सेम होगी या उनकी मदर टंग डिफरेंट होगी। तो ये जो आपका इंडेक्स ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, जिसको आप लैंग्वेज डाइवर्सिटी इंडेक्स करते हो, ये 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। 0 का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर जगह के सारे लोग की एक ही मदर टंग है, और 1 का मतलब ये है कि किन्हीं भी दो लोगों की एक मदर टंग नहीं है, अलग अलग मदर टंग। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप किसी एक ऐसी पर्टिकुलर कंट्री में जाते हो जहां पे माइग्रेशन बहुत ज्यादा ना हुआ हो, ठीक है ना, और अगर वहां पे बाहर से भी लोग आके सेटल कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में वो वहीं की भाषा को अपना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूनाइटेड किंगडम की बात करो, तो यूनाइटेड किंगडम में लैंग्वेज डाइवर्सिटी इंडेक्स है 0.139। मतलब अगर आप यूनाइटेड किंगडम में किन्हीं दो लोगों को उठाओगे तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि भाई वो दोनों लोगों की मदर टंग एक ही होगी और वो होगी अंग्रेजी। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर अगर आप किन्हीं दो लोगों को उठाते हो तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी इंडेक्स 0.93 है। मतलब बहुत चांसेस है कि दोनों की जो ओवरऑल मदर टंग है वो अलग होगी। अगर गुजरात और यूपी के बंदे को उठाओ तो यूपी वाले की आप कह लो हिंदी होगी और गुजरात वाले की गुजराती होगी। और ऑब्वियस बात है यूपी के अंदर अवध, ब्रज, आप कह लो अलग अलग जगहों पे कुछ रीजनल डिफरेंसेस भी आ जाते हैं हिंदी में। तो इसीलिए लैंग्वेज डाइवर्सिटी इंडेक्स में यूनाइटेड किंगडम बहुत कम है, इंडिया बहुत ज्यादा। रीजन भी कि यूनाइटेड किंगडम में उतनी डाइवर्सिटी नहीं है। अब धीरे धीरे करके यूनाइटेड किंगडम में माइग्रेशन बढ़ रहा है, तो हो सकता है आगे आने 10-20 सालों में यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी इंडेक्स है थोड़ा बढ़े। यूएस के अंदर बहुत तगड़ा माइग्रेशन हुआ है, इसलिए यूएस के अंदर जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी इंडेक्स है वो 0.353 नजर आता है, क्योंकि यूएस के अंदर बाहर की कंट्रीज से आके बहुत सारे माइग्रेंट्स सेटल हुए। समझ गए बात को? अगर सबसे ज्यादा लैंग्वेज डाइवर्सिटी वाली कंट्रीज अगर आप देखोगे तो पापा न्यू गिनी 0.99, वनाउतु 0.972, सोलोमन आइलैंड्स 0.965। वहीं पे सबसे कम तो समोवा 0.002, हैती 0.000, क्यूबा 0.001। इन कंट्रीज की खास बात दोस्तों ये है कि ये बहुत छोटी कंट्रीज हैं और बहुत कम आबादी है।
उस रिस्पेक्ट में अगर आप इंडिया में 0.93 देखोगे लैंग्वेज डाइवर्सिटी इंडेक्स, तो ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया के अंदर 140 करोड़ लोग रहते हैं। ठीक है, फिर इस पर्टिकुलर इंडेक्स ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ने यह भी डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि ग्लोबली जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो 20% घटी है 1970 से लेकर 2005 के बीच में। जो इंडिजीनियस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो अमेरिका में 60% घटी है, पैसिफिक में 30% घटी है इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, ऑलमोस्ट 20% अफ्रीका में घटी है। समझ गए भाई? तो ये सब बातें ओवरऑल यहां बताई जा रही है। मतलब कुल मिलाकर ऑथर का कहना यह है कि जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज हैं वो धीरे धीरे करके कम हो रही हैं। लोग ओवरऑल अपनी पुरानी मदर टंग को भूल रहे हैं, अगर उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के मदर टंग स्पीकर्स कम हैं, और वो दूसरी बड़ी वर्ड लैंग्वेजेस को अडॉप्ट कर रहे हैं जिनको सीख के वो बड़े स्केल पे रह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर केरला या तमिलनाडु से कोई इंडिविजुअल नॉर्थ इंडिया में आके सेटल करता है तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम वो हिंदी सीख ही जाएगा। अपनी नेटिव लैंग्वेज वो कितना याद रखता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो अपने नेटिव प्लेस से किस हद तक जुड़ा हुआ है। समझ गए? लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका के हिसाब से डजन्स ऑफ लैंग्वेज आज की डेट में एग्जिस्ट करती हैं जिसका केवल एक लिविंग नेटिव स्पीकर है। तो ऑब्वियस ही बात है, आइडेंटिटी और कल्चर डिमिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है एक पर्टिकुलर जगह का, अगर वहां की लैंग्वेज खत्म हो जाती है। क्योंकि लैंग्वेज केवल एक व्हीकल नहीं कम्युनिकेशन का, ये आइडिया और इमोशंस को और कल्चरल वैल्यूज और इंडिजीनियस नॉलेज को आगे ले जाने वाला पूरा का पूरा एक मीडियम है। तो अगर लैंग्वेज खत्म होगी तो श्रिंक हो जाएगी कल्चरल डाइवर्सिटी और कल्चरल होमोजेनाइजेशन बढ़ेगा, डाइवर्सिटी यहां पे कम होगी। ये सब बातें यहां पे बोली जा रही है। एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है यूनेस्को के द्वारा 2018 में, जिसमें बोला गया कि 42 लैंग्वेजेस आर एडिंग टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन इन इंडिया। इंडिया के अंदर 42 लैंग्वेजेस एक्सटिंक्शन के टुवर्ड्स बढ़ रही है। ये 10,000 से कम लोग बोलते हैं। यूनेस्को के हिसाब से अगर कोई भाषा 10,000 से कम लोगों के द्वारा बोली जाती है तो वो पोटेंशियली इंडेंजर्ड है। ज्यादातर जो डाइंग लैंग्वेजेस हैं वो इंडिजीनियस ट्राइबल ग्रुप्स की हैं इंडिया के अंदर। तो जिस प्रकार से हम लोग बायोडाइवर्सिटी के कम होने के चलते अलार्म हो जाते हैं, स्पेशीज के लॉस होने की वजह से अवाम हो जाते हैं, उसी प्रकार से लिंग्वास्फीयर, इकोस्फीयर के साथ अगर आप लिंग्वास्फीयर मतलब भाषाओं के स्फीयर की बात करो, तो इस भाषाओं के स्फीयर में भी जो डिस्टिंक्ट स्पेशीज है ना, वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। और इससे आप सिर्फ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कम नहीं कर रहे हो, इससे आप एसोसिएटेड कल्चरल वेरिएशंस भी कम कर रहे हो, ओपिनियंस भी कम कर रहे हो, व्यूज भी कम कर रहे हो, नॉलेज भी अपनी कर रहे हो। ठीक है भाई? तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? LSE is doing an admirable job in trying to learn about these indigenous languages. It is also making video tapes, audio tapes, and writing records of the languages along with their translation. It is hoped that other institutions will emulate this and act to reduce the disappearance of the languages in whichever they can. बेसिकली एक बात कर रहे हैं LSA नाम के ऑर्गेनाइजेशन की। LSA बेसिकली लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका है। ये जितनी भी इस प्रकार की भाषाएं, इंडेंजर्ड भाषाएं, इनके वीडियो टेप्स बना रही है, ऑडियो टेप्स बना रही है, इनके रिटन रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व कर रही है, ताकि अगर नेटिव स्पीकर्स कम भी हो रहे हो तो भी ओवरऑल वो पर्टिकुलर लैंग्वेज ना खत्म हो, उससे एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स ना खत्म हो, उन रिकॉर्ड्स को हम कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखें और कोशिश करें कि इंडिजीनियस नेटिव स्पीकर्स भी उस लैंग्वेज के हम बढ़ाते हैं। फिर आ जाते हैं चेंज द प्ले बुक, रिपैट्रिएट इंडियन चिल्ड्रन। एक बार देख लेता हूं ऊपर कोई एडिटोरियल छूट तो नहीं गया। तो जी नहीं, ऑलमोस्ट सारे एडिटोरियल यहाँ पे मैंने कंप्लीट करवाई दिए हैं। एक एडिटोरियल आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट बचा हुआ है वो चेंज द प्ले बुक, रिपैट्रिएट इंडियन चिल्ड्रन। प्रियदर्शनी पाटिल, धारा शाह और सागरिका चक्रवर्ती, ये कुछ ऐसी एक्सपैट्रिएट इंडियन मदर्स हैं जिनको अपने बच्चों से सेपरेट कर दिया गया उन कंट्रीज में जहां पे जाके जॉब वगैरह कर रही थी, अपने हस्बैंड के साथ सेटल थी, और इससे इन मदर्स का ग्रॉस वायलेशन हुआ है ह्यूमन राइट्स का। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा है जस्टिस अजीत प्रकाश शाह ने। फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं मद्रास और दिल्ली हाईकोर्ट के, और फॉर्मर चेयरपर्सन भी रह चुके हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के। तो भैया फॉरेन कंट्रीज में, खासकर डेवलप्ड कंट्रीज में जहां पे जो कल्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है, वहां पे ओवरऑल बच्चों को कन्फिस्केट कर लिया जाता है माओ से। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहां पे बात करें प्रियदर्शनी पाटिल की, प्रियदर्शनी पाटिल के बच्चे को कन्फिस्केट कर लिया ऑस्ट्रेलियन चाइल्ड सर्विसेज अथॉरिटीज के द्वारा, और जो इनकी फैमिली की प्लिया थी कि बच्चा वापस किया जाए, इसको कोई सुन ही नहीं रहा था। एवरी रिक्वेस्ट वॉज फॉलोइंग ऑन डेफ ईयर्स। जो पाटिल थी वो इतनी परेशान होगी, मदर ऑफ टू थी, IT इंडस्ट्री में काम करती, कि इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। मतलब इनका बच्चा इनको वापस नहीं किया जा रहा था, इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई यहां पे प्रियदर्शनी पाटिल, शी कमिटेड सुसाइड। यहां पे न्यूज रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ऑस्ट्रेलियन चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को डॉक्टर्स की तरह बुलाया गया। देखिए क्या हुआ, प्रियदर्शनी पाटिल हो सकता है कि अपने बच्चे का इलाज कराने एक हॉस्पिटल में गई होंगी। उस हॉस्पिटल के स्टाफ ने प्रियदर्शनी पाटिल के बच्चे के साथ अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया, तो इस बात को लेकर प्रियदर्शनी पाटिल ने एक कंप्लेन फाइल की। लेकिन उसके बाद हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को यहां पे बुला लिया
और वो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज ने प्रियदर्शनी पाटिल के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि तुम अपने बच्चे का ध्यान ठीक तरीके से नहीं रखती हो, उसके खिलाफ मिसट्रीटमेंट करती हो, और इनके बच्चे को ही इनसे छीन लिया गया। मतलब कतई दादागिरी चल रही है यहां पे। जर्मनी में अगर आप धारा शाह की बात करें तो ये अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हस्बैंड के साथ रह रही थी। इनको अपनी बेबी गर्ल के साथ सेपरेट कर दिया गया। वो बेबी गर्ल अब 2.5 साल की है, उसको परमानेंटली फॉस्टर केयर में भेज दिया गया जर्मनी की चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी में 2021 में। और यहां पे पेरेंट्स के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने बच्चे को इंजोर किया। और यहां पे इंजाम इस तरीके से लगाए जाते हैं, अगर आपने बच्चे को एक थप्पड़ भी मार दिया या धर दिया, इंडिया में तो माएं खूब सूदती हैं बच्चों को, ठीक है ना, तो भी आपके ऊपर इल्जाम लगाया जाएगा कि आप चाइल्ड अब्यूज कर रहे हो। समझ गए बात को? ये चलता है यहां पे इन कंट्रीज में। तो बेसिकली अगर आप देखो तो ना मेडिकल रिपोर्ट को ठीक तरीके से देखा जाता है, ना प्रॉपर तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाती है, ना ही एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट की मदद ली जाती है, और मदद भी ली जाती है तो ओवरऑल बहुत बायस तरीके से इंडियन पेरेंट्स के अगेंस्ट यहां पे आप कह लो बिहेवियर होता है। भारत सरकार यहां पे इंटरवीन करती है, और इंटरवीन करके बोला भी है भारत सरकार ने जर्मनी को कि आप बेबी को वापस करिए, इनके पेरेंट्स को, धारा शाह के पेरेंट्स, मतलब धारा शाह को, उसके बेबी को, लेकिन जर्मनी सरकार ने अभी तक इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब बात यहां पे ये कि अलग अलग जुरिडिक्शन में चीजें हो रही हैं। अगर आप देखो तो एक फिल्म आई थी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। यहाँ पे बंगाली फैमिली का एग्जाम्पल दिखाया गया, बड़ी खूबसूरती से यहाँ पे रानी मुखर्जी ने रोल प्ले किया है कि भाई नॉर्वे में किस प्रकार से उनका बच्चा छीन लिया जाता है, और बड़ी मेहनत की जद्दोजहद के बाद उनको बच्चा वापस मिलता है। लेकिन हर स्टोरी इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। प्रियदर्शनी पाटिल के साथ जो हुआ वो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग था। तो आप देखो तो एक यंग फैमिली एक हाई इनकम कंट्री में जाती है, उस पर्टिकुलर कंट्री में उस इंडियन कपल की या फिर किसी और कल्चरल कंटेस्ट के कपल हैं, उनके पेरेंट्स के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि वो अपने बच्चे को अब्यूज कर रहे हैं। ये इल्जाम स्कूल में भी लग सकता है या उस हॉस्पिटल में लग सकता है जहां पे ये अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराने गए हुए होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रायल कंडक्ट किया जाता है। वो ट्रायल बहुत हद तक वन साइडेड होता है, क्योंकि उस ट्रायल में सोशल प्रिजुडाइज इन्वॉल्व है। ये हाई इनकम कंट्रीज का जो कल्चर है और जो इंडियन कल्चर है वो काफी फर्क है। अब इंडिया वाले बोलेंगे हमारा कल्चर सुपीरियर, ऑब्वियस ही बात है। ये फॉरेन हाई इनकम कंट्री वाले बोलते हैं कि उनका कल्चर सुपीरियर है, और उनके कल्चर के हिसाब से इंडियन कल्चर वाले माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान ठीक तरीके से नहीं रख रहे हैं, इसलिए वो बच्चों को ही छीन लेते हैं। पैटर्नल कस्टडी को यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाता है, और चाइल्ड या फिर उसके सिबलिंग्स को किसी एक फॉस्टर केयर में रख दिया जाता है पूरे चाइल्डहुड के लिए, और पेरेंट्स का जो भी कॉन्टैक्ट होता है बच्चों के साथ टूट जाता है। एट मोस्ट अभी कभी मौका मिला भी मिलने का तो कुछ हफ्तों में 1 घंटे के लिए मौका मिलता है गंदे से कॉन्टैक्ट सेंटर में। पूरी तरीके से बच्चा एलिनेट हो जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, उसका पूरा का पूरा कल्चरल रूट यहाँ पे टूट जाता है, उसके एथिकल और कल्चरल लिंक्स यहाँ पे टूट जाते हैं, उसकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी यहाँ पे खत्म हो जाती है, क्योंकि अब वो एक ऐसे फॉस्टर केयर में है जहां का कल्चरल कंटेक्स्ट बिल्कुल ही अलग है उसके पेरेंट्स से या फिर उसके कल्चरल रूट से, ठीक है ना। कई बार दोस्तों क्या होता है कि इस प्रकार की एक्टिविटीज में एक्सटेंडेड फैमिली का सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर नॉर्वे में रहने वाले किसी पर्टिकुलर कपल का बच्चा फॉस्टर केयर ने ले लिया है, तो उस कपल की एक्सटेंडेड फैमिली उस जाके बच्चे से मिल सकती है, उसको केयर वगैरह प्रोवाइड कर सकती है। पर सोचिए, इंडिया से एक कपल जाके नॉर्वे में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में सेटल होता है, और वहां पे अथॉरिटीज बच्चा ले लेती हैं, तो इस पर्टिकुलर कपल के रिश्तेदार थोड़ा रह रहे हैं वहां पे जर्मनी ऑस्ट्रेलिया में, तो कोई एक्सटेंडेड फैमिली प्रोटेक्शन भी यहाँ पे बच्चों के पास नहीं है। इन सब चीजों को यहाँ पे बदलने की जरूरत है। ये चीज को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है कि इस प्रकार से बच्चे को आप माँ बाप से अलग करके उस बच्चे के ही राइट्स को छीन रहे हो, उसका उसके कल्चरल राइट के अंदर रहने के अधिकार को, सीखने के अधिकार को आप खत्म कर रहे हो। ये सारी बातें भी यहां पे बोली गई, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उस बच्चे के पास नागरिकता तो अपने होम कंट्री की है। तो अगर धाराशाह के बच्चे को छीना गया है तो वो है इंडियन सिटीजन, और उसको अपनी इंडियन सिटीजन मां से मिलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन तब भी उसके कल्चरल रूट्स तोड़े जा रहे हैं, उसके कंट्री ऑफ ओरिजिन से उसका कॉन्टैक्ट तोड़ा जा रहा है। ये सब यहाँ पे गलत है। इसके लिए फेयर रूल्स बनाने की जरूरत है। इन वेस्टर्न कंट्रीज को समझना पड़ेगा कि ये जो बहुत ज्यादा सुपीरियर समझते हैं अपने कल्चरल सिस्टम्स को, अपने कल्चर प्रिजुडाइज को, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। इस पर्टिकुलर ट्रेंड को छोड़ने की जरूरत है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉरेन नेशंस शुड शेड देयर sanctimonious views and engage in a sincere inquiry of the parents' claim of cultural prejudice and unfair trials in the child protection system. Moreover, regardless of parental behavior, the fate of these children must be considered on the broader ground, not on a mere technical consideration of the place of residence, persisting with a moralizing stance while ignoring cultural sensitivities and separating children from their even extended families and abuse of child rights in itself. यही मैंने अभी आपको बताया। मतलब जो इन पर्टिकुलर कंट्रीज का सैंक्टिनोमियस व्यू है कि भैया इनका कल्चर सुपीरियर है,
ये जो कर रहे हैं वो सही है और जो इंडियन पेरेंट्स कर रहे हैं वो सब गड़बड़ है, और इस बेसिस पे बिना किसी टेक्निकल कंसीडरेशन से आप माँ बाप से उससे बच्चे का कनेक्ट तोड़ देते हो, उस पर्टिकुलर बच्चे की एक्सटेंडेड फैमिली से उसका कनेक्ट तोड़ देते हो, तो लॉन्ग टर्म में आप उस बच्चे के राइट्स को ही वॉयलेट कर रहे हो। तो जो डिसीजन मेकर्स हैं और जो यहाँ पे गवर्नमेंट है, उसको हर केस में डिटरमिन करने पड़ेंगे कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इस प्रकार के बच्चे को उनकी होम कंट्री को वापस करके, ताकि वो अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ पढ़ सकें और फिर फैमिलियर कल्चर्स में रह सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप यूएस या यूरोप या जर्मनी में रहने वाले किसी कपल का बच्चा छीनते हो, तो भले आप उस कपल को उस बच्चा वापस मत करो, कम से कम इंडिया में जो उसकी एक्सटेंडेड फैमिली है उसको तो वापस कर दो। तुम अपने पास ही लेके धर के बैठ गए हो, वो भी ठीक नहीं है। फिर आ जाते हैं भाई आगे, मेंटरशिप कोर्स दोस्तों आपके लिए काफी मेहनत से बना रखा है। अगर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर मेंटरशिप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। डेली की बेसिस पे यहाँ वीडियो अपलोड हो रही है, काफी स्पीड से अपलोड हो रही है, और बहुत ही हाई क्वालिटी का कंटेंट मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आता हूँ, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। तो डू ये सब्सक्राइब टू दिस मेंटरशिप प्रोग्राम। और उसके साथ साथ जो लोग सिर्फ एथिक्स टू एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मुलाज का सीरीज रेफर करना चाहते हैं, वो भी ओवरऑल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका एक सेपरेट कोर्स अवेलेबल है। करंट अफेयर्स एनालिसिस पे आ जाते हैं दोस्तों। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑलमोस्ट रेडी शेयर्स इंडिया G20 शेरपा। अब देखिए यहाँ पे आपको फोटोज नजर आ रही हैं, धीरे धीरे करके जो अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स हैं वो इंडिया के अंदर एंट्री मार रहे हैं। जैसे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, उनकी जो फर्स्ट लेडी अक्षता मूर्ति, वो इंडिया के अंदर आए, उनको यूनियन मिनिस्टर अश्विनी कुमार चौबे ने रिसीव किया न्यू दिल्ली में। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सुक यूल आए उनकी वाइफ के साथ, तो इनको रिप्लेस किया यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर साहब ने। तो बेसिकली बड़े बड़े लीडर्स इंडिया के अंदर आ रहे हैं और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं उनको रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। इंडिया का बोलना है कि हम ज्वाइंट डिक्लेरेशन को ऑलमोस्ट तैयार कर चुके हैं। इंडिया के जो G20 शेरपा हैं अमिताभ कांत साहब, उन्होंने यहाँ पे बोला है, और जो अलग अलग G20 की बड़ी बड़ी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास ऑलरेडी ये ज्वाइंट स्टेटमेंट है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव्स इस ज्वाइंट स्टेटमेंट को वर्ल्ड लीडर्स को हैंडओवर करेंगे। ये वर्ल्ड लीडर्स पॉइंट बाय पॉइंट बातचीत करेंगे और फाइनली हम लोग ये देखेंगे कि क्या ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू होता है या नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है कि हर कंट्री के पास यहाँ पे एक वीटो पावर है कि वो ज्वाइंट स्टेटमेंट को इशू करने से रोक सकते हैं। ठीक है ना। लेट्स सी अब यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। चाइना एक बेसिकली ऐसी कंट्री बताई जा रही है जो कि यहाँ पे ज्वाइंट स्टेटमेंट को वीटो कर सकता है। अब अगर यहाँ पे ज्वाइंट स्टेटमेंट वीटो हो जाता है तो सिर्फ आउटकम स्टेटमेंट और समरी डॉक्यूमेंट इशू होगा। ये अपने आप में ही एक ट्रेंड बन जाएगा G20 में, क्योंकि अब तक G20 की कोई भी समिट ज्वाइंट स्टेटमेंट के बिना रिलीज नहीं हो रही। इंडिया के लिए देखिए थोड़ा ह्यूमिलेटिंग हो सकता है, क्योंकि इंडिया ने स्पेसिफिकली अपने 75 साल ऑफ इंडिपेंडेंस में G20 की प्रेसिडेंसी ली थी, और उस प्रेसिडेंसी में भी इंडिया अगर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू नहीं करवा पाता है तो प्रॉब्लमेटिक चीज है। लेकिन देखिए इंडिया के पॉलिसी मेकर्स के लिए भी प्रॉब्लम है। चाइना जैसी रोग कंट्रीज लिटरली हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, समझ गए। यूक्रेन वॉर के चलते ओवरऑल रशियन और वेस्टर्न स्टांस में इंडिया को इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं वेस्ट और रशिया दोनों इंडिया के साथ इंगेज करेंगे, बट डेफिनेटली चाइना यहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जब ये पूछा गया कि क्या चाइना यहां पे ब्लॉक करेगा ज्वाइंट स्टेटमेंट को और क्या चाइना यहां पे स्पॉइलर की तरह काम कर सकता है, तो फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा साहब ने ये बोला है, जो कि और जो G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर है हर्षवर्धन श्रृंगला, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि भाई देखिए हम बीजिंग का कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं। चाइना एक मल्टीलेटरल प्लेयर है। बायलेटरल प्लेयर में चाइना और इंडिया के बीच में जो चल रहा है उसको तो हम अलग से देखेंगे ही। यहाँ पे मल्टीलेटरल इश्यूज में बस हम यही उम्मीद करते हैं कि चाइना कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेगा, बट उम्मीद करने से देखिए ज्यादा कुछ होता नहीं है। ऑब्जेक्शन रेज होगा नहीं होगा ये तो देखिए टाइम ही बताएगा। इसके बाद 2024 में G20 की प्रेसिडेंटशिप ब्राजील के पास चली जाएगी, 2025 में साउथ अफ्रीका के पास और 2026 में यूएस के पास। ठीक है, आगे जाते हैं। अब चाइनीज प्रीमियर लीग की क्या पहुंचे हैं इंडिया के अंदर। जी जिनपिंग के बाद जो दूसरे नंबर के सबसे पावरफुल लीडर हैं चाइनीज प्रीमियर है ली कियांग, इनको आप बोल सकते हो प्रेसिडेंट। ठीक है ना। अब बात यह है भाई कि न्यू दिल्ली में पहुंचे G20 समिट के लिए, जब से जी जिनपिंग ताकत में आए हैं तब से चाइनीज प्रीमियर की ताकत बहुत ज्यादा कम हो गई है। और चाइनीज प्रीमियर ऐसा बोला जाता है कि जियो पॉलिटिकल इश्यूज को ज्यादा हैंडल नहीं करते, इनका मेन काम फाइनेंशियल इश्यूज को लेके। तो अपने आप में चाइनीज प्रीमियर लीग की काम के लिए ये काफी बड़ा इशू होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठ के एक अलग से इनफॉर्मल मीट ये कर लें, पर यहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो भी हो रहा है उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होगी। उसकी वजह यह है दोस्तों, चूंकि जियोपॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर ली कियांग की ज्यादा ताकत है नहीं, और ऑब्वियस सी बात है इनके कंट्री के मास्टर्स ने इनको यही बोल के बोला होगा कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर ज्यादा बातचीत मत करो, फाइनेंशियल और बाकी इश्यूज के ऊपर आप अपना बातचीत कर सकते हो। लेट्स सी आगे यहाँ पे क्या निकल के आता है। फिर अगला, एंटोनियो गुटेरेस साहब ने यहाँ पे इस पर्टिकुलर G20 की मीटिंग से पहले साफ साफ ये बोला है
कि नियर टाइम में यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगा, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। यूक्रेन क्राइसिस को लेकर पूरी दुनिया बटी हुई है, वेस्टर्न ब्लॉक अलग खड़ा है, रशिया यहाँ पे अलग खड़ा है, इफेक्टिवली दोनों एक दूसरे को व्यू पॉइंट को नहीं मान रहे। ठीक है ना, ये सब बातें वाला बोलिए। और अफ्रीकन यूनियन चीफ यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये जो G20 की समिट चल रही है 9 और 10 सितंबर को, यहाँ पे जितने भी G20 के मेंबर्स हैं वो इस बात को अप्रूवल दे देंगे कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का पार्ट बनाया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो इनका ये बोलना है कि अफ्रीकन यूनियन से वेस्टर्न कंट्रीज में माइग्रेशन कम होगा। जो अफ्रीकन यूनियन है वो G20 की मदद से अफ्रीका के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके डोमेस्टिकली ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर लेगा, जिससे अफ्रीका के यूथ अफ्रीका के अंदर रहना पसंद करेंगे, ना कि माइग्रेट होके किसी और कंट्री में जाना। फिर राइस के इशू को लेके इंडिया के साथ इंगेज करने की बात कर रहा है अफ्रीका कि भैया इंडिया राइस के एक्सपोर्ट्स को अफ्रीका वगैरह में शुरू करे। जो ड्रॉट्स और फ्लड्स आ रहे हैं, जो फेमिन्स आ रहे हैं अफ्रीका के अंदर, इनके लिए G20 की मदद आ रहा है अफ्रीका। अफ्रीका ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहता है G20 कंट्रीज से ओवरऑल अफ्रीका की अलग अलग कंट्रीज के अंदर। और इन सब चीजों के चलते अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट का ये बोलना है कि अगर ये मेंबर बन जाते हैं G20 के तो इनको काफी मदद मिलेगी। इनका यह भी बोलना है कि इन्होंने रशिया यूक्रेन क्राइसिस को भी डिफ्यूज करने की कोशिश की है, वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी मुलाकात की, व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की, और आगे भी ओवरऑल टेंशन को डिफ्यूज करने की कोशिश करते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको लेक्चर में मजा